हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, ये आपका एग्ज़ाम करीब आ रहा है। डीडीयू यूनिवर्सिटी और से एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और इस बार एग्ज़ामिनेशन पूरा एमसीक्यू होने वाला है। सो आप चाहे तो हमारे वीडियोस को ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि ये तो बात है इसमें कि एमसीक्यूज़ काफ़ी सारे ऐड किए गए। आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस ऐड किए हैं इस आपके चैप्टर नंबर 2 के लिए। काफ़ी सारे वीडियोस देखिए एमसीक्यूज़ हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ हैं, कुछ कुछ हैंड रिटन एमसीक्यूज़ भी हैं। हैंड रिटन काफ़ी है, आई थिंक 20 के करीब यही होंगे। जी हाँ, देखिए, तो ये सिर्फ चैप्टर नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यूज़ हैं। आप चाहे तो इसे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसे परचेज़ कर सकते हैं। और इस पूरे 5th सेमेस्टर के एमसीक्यू फीस 299 ही है। और आपको पीडीएफ उसकी आंसर कीज़, उसकी सॉल्यूशन वीडियो जो जो कि वहाँ पे अपलोड हो जाया करते हैं। ठीक है, तो कुछ इसके क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, जिसमें से कुछ आपको पार्ट अभी दिखेगा यूट्यूब पर, दिख भी रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा अपने एमसीक्यू कोर्स के बारे में। जितने भी अपने गोरखपुर और इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ है जिनका एग्जामिनेशन यहीं से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में मैंने ये सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं। कप्पा के बारे में, सेरेट फर्नेट फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कप्पा एंड टॉर्क है, प्लेन कर्व के बारे में है, और भी कुछ है, वैसे मैंने पूरा ऐड कर दिया, 2-3 पॉइंट और थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, इफ़ पी आई आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। एक कर्व दिया है एक्स आई एस टाइप, इस टाइप का कर्व है। अच्छा, इसको हम आर भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जैसे मैंने थ्योरी में थोड़ा सा बताया हुआ है। इसी में ये आर की जगह एक्स आई कर दिया गया। अब एक्स आई की जगह 1 2 3 लिखते हैं, आप लोग को पता होगा। एक बार ये आप लोग डिस्क्रिप्टिव वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। एक्स की जगह x1, एक्स वाई की जगह x2, एक्स और जेड के लिए x3 लिखा हुआ है। तो कह रहे डी पी बाई डी एस क्या होगा, और पी जो है वो प्रिंसिपल नॉर्मल की बात कर रहा है। वैसे मैंने आपको प्रिंसिपल नॉर्मल के बारे में जो बात की है वो एन से बात की है, एन लिख करके बात की है। तो वहाँ पे डी बाई डी एस जब करते थे, तो ये अगर आप याद करें तो सेरेट फेरेट एस एफ फॉर्मूला है, सेकेंड एस एफ फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला था जो कि आपको बताया गया है। जो क्या होता था, देखिए 3 फॉर्मूले थे, तीनों मैंने पढ़ाए हैं, आप एक बार जरूर जा करके देखिएगा। ये होता था टॉर्क बी माइनस कप्पा टी। ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मल को एन से लिखा गया था, यहाँ पे इन्होंने पी से लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, पी को एन से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन आंसर आपका देखिए टॉर्क बी माइनस कप्पा टी, ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे समझिए आई का क्या मतलब है, आई का मतलब है आई की वैल्यूज़ होंगी 1 2 3, मतलब वो 3 कंपोनेंट की बात कर रहा है। ठीक है, आंसर अब ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारा इफ़ रो, ये रो है, रो बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी ऑफ द कर्व। ठीक है, ये कर्व है, एस पे डिपेंड कर रहा है। देन द कंपोनेंट ऑफ यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक है, प्रिंसिपल नॉर्मल वही एन की बात कर रहा है बच्चों, एन कैप बोल सकते हैं अगर उसकी यूनिट की बात करें तो। वेक्टर एट पी आर, कह रहे कि इसमें प्रिंसिपल नॉर्मल के कंपोनेंट क्या होंगे। तो देखिए ज़रा, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अगर आपको आपसे कहा जाए कि रो रेडियस की बात कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, और प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर के आपको कंपोनेंट चाहिए हो, तो कुछ नहीं करना होता। ये आप जो देख रहे हो एक्स आई, ये इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन होता ही है एस के रिस्पेक्ट में। आप यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, आर वेक्टर, और इस पर रो का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे याद रखिएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है द टॉर्शन ऑफ एट एनी पॉइंट टी ऑफ द कर्व एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई टी। अब देखिए एक्स यहाँ पे टी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इस गिवन बाई, इनमें से किसके द्वारा ये आंसर दिया जा सकता है। तो देखिए, ये रिलेशन जो होता है वो कप्पा स्क्वायर टॉर्क इज इक्वल टू होता है। अब इज इक्वल टू में एस डॉट की पावर 6 होती है, और सबसे मेन बात जिसकी वजह से यहाँ पे आपको आंसर
सही या गलत समझने में सहूलियत मिलेगी, वो ये है कि जो एप्सिलॉन जो है आपका है आई जे के लिखा होगा, और जो पहला होगा उस पर एक बारी डिफ्रेंशिएशन होगा, दूसरा होगा उस पर 2 बारी डिफ्रेंशिएशन होगा, तीसरा होगा 3 बारी डॉट लगा होगा, और आई जे के लिखा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये मिल रहा होगा। ठीक, सो आंसर ऑप्शन आपका ये है। याद रखिएगा, इस पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये गलत है, क्योंकि पहले वाले देखिए डिफ्रेंशिएशन ही नहीं है, दूसरे में एक बार और तीसरे में 2 बार है, गलत है वो वाला। आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इफ थीटा एंड फाई आर द एंगल्स मेड विद द फिक्स्ड लाइन इन द स्पेस by the tangent and binormal respectively of the curve, then sin theta by sin phi d theta by d phi, ये क्या होता है, माइनस, ये तो मैंने कराया हुआ है, इसका प्रूफ भी कराया हुआ है, माइनस कप्पा अपॉन टॉर्क होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ये फेमस रिलेशन है। ठीक है, हो सकता है इस पीडीएफ में शायद ये एक आध बार और मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स। सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, देखिए दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप याद रखें कि अगर 2 डायमेंशन में सर्कल होता तो हम उसको कैसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, यानी आर की जगह ए कर दे रहे हैं, और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पे एक्स को x1 और वाई को x2 कर दिया है, तो ये फिलहाल 1 लिखा है सब जगह अगर देखा जाए तो। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा वाला जहाँ जहाँ है वो सही हो सकता है, बी वाला ये दोनों ही गलत है नीचे के, क्योंकि ए और ए सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उन दोनों में आंसर भी, उसमें से भी कौन सा होगा, तीसरा वाला जेड एक्सिस जो होता है बच्चों, वो फिलहाल एस कॉस अल्फा होता है। तो एस की वैल्यू फिलहाल वहाँ पे, एस की वैल्यू वहाँ पे आती है ए थीटा कॉसेक अल्फा, इसे याद रखेगा। तो जैसे आप इस यहाँ पे ये रखेंगे तो ए थीटा रह जाएगा, और कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा। तो आंसर ऑप्शन आपका, आप समझ पा रहे होंगे कि ये है। ठीक है, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा। ठीक, जो जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उसे लिखते जाएगा, मे भी उससे भी एक एमसीक्यू बन जाए। अब वैसे छोड़ देते हैं तो फिर वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाएगा, और फिर आपका मुंह खोला का खोला रह जाएगा कि पढ़ा पढ़ा सा तो लगा है, लेकिन कहाँ पढ़ा है ये नहीं याद आ रहा है। ऐसा आपको लगेगा, गजनी की तरीके लगेंगे आप फिर को सोचने के लिए, शॉर्ट टर्म वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इफ रो विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट पी ऑफ द कर्व एक्स आई, और यहाँ पे एक्स क्या है, फिर कर्व एस पे डिपेंड करेगा, अर्क लेंथ पे, देन कंपोनेंट ऑफ यूनिट बाइनॉर्मल वेक्टर एट यूनिट बाइनॉर्मल क्या होता है, मैंने बताया हुआ है, एक बारी डिस्क्रिप्टिव देखिएगा जा करके। जो ऑस्किलेटिंग प्लेन को रखता है टेंजेंट, ठीक है, उसमें अगर 90 डिग्री करें तो उसे नॉर्मल बोलते हैं, और जो टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल दोनों के परपेंडिकुलर होता है उसे बाइनॉर्मल यानी बी बोलते हैं। ये बी होता है, ये टी होता है, और ये एन होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है, कैसे बी टी एन होता है, ये बी है, ये टी है, और ये एन है। ठीक, फिलहाल तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। चलिए दिखाता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो देखिए, देखिए सबसे सीधी सी बात कि रो पहले, सबसे पहले तो बाहर तो रहेगा ही, तो जहाँ जहाँ बाहर है वो आंसर हो सकता है। फिर आप ध्यान दीजिए एप्सिलॉन की बात हो गई। अब एप्सिलॉन में आपको पता है एक एक करके, जैसे अगर आई जे के लिखा है एप्सिलॉन में, तो जो पहला एलिमेंट होगा उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा उसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जे लिखा है तो एक बारी डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे के लिखा है तो 2 बारी डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे पहले ही 2 कर दिया जो कि गलत है। तो आंसर इन दोनों में से सही हो सकता था, तो आंसर गलत वाला तो ये है, तो सही वाला कौन सा हो गया, ऑप्शन ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ़ कप्पा एंड टॉर्क डिनोट द कर्वेचर एंड टॉर्जन एट एनी पॉइंट पी ऑफ द कर्व एक्स आई, ये भी एस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होनी चाहिए इसकी वैल्यू। देखिए ये सही से लिखा भी है कि नहीं, पहले देख लिया जाए। हाँ, पहली बार डिफ्रेंशिएशन, दूसरी बार और तीसरी बार, और आई जे के लिखा भी है। ठीक है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड में कप्पा स्क्वायर टॉर्क होता है, तो ये इसी के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, द टॉर्जन ऑफ अ प्लेन कर्व इज इक्वल टू, हमेशा प्लेन कर्व का टॉर्जन जो होता है वो 0 ही होता है बच्चों, तभी वो प्लेन कर्व होता है। टॉर्क इज इक्वल टू 0 मैंने बताया होगा, डिस्क्रिप्टिव एक बार जरूर पढ़िएगा, मेरी आपसे यही गुजारिश है। नेक्स्ट देखिए, देखा, इफ द curvature and torsion of a curve is in constant ratio then the curve is अगर ये constant ratio में है तो वो किस तरह का कर्व बनेगा। अगर कप्पा और टॉर्क यानी के और टॉर्क ये दोनों कांस्टेंट आ जाए तो वो क्या बनाएगा।
डेफिनेशन है, बड़ी ही फेमस डेफिनेशन है, इसी को हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स बन जाता है। ठीक है, सर्क्यूल भाई वो भी हेलिक्स है, लेकिन सर्कुलर बनाने के लिए अलग चीज़ से बात हो जाती है तो हेलिक्स वो भी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जब भी ये रेशियो हो तो ये तो रेशियो तो इसमें भी आएगा, कप्पा अपन टॉर्क इसमें भी कांस्टेंट आएगा, लेकिन आप पूरे जनरल की बात कर दो ना। अगर यही कहीं लिखा होता पैराबोलिक, है ना, पैराबोलिक हेलिक्स, तो वो भी आंसर फिर तो हो जाता। इससे बढ़िया हेलिक्स लगा दीजिए, वो सबसे सही आंसर होगा, सबको अपने अंदर रख लेगा। नेक्स्ट देखिए, द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट द पॉइंट पी ऑन द कर्व हैज एन पॉइंट कॉन्टैक्ट, एन पॉइंट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, या कॉन्टैक्ट ऑफ ऑर्डर, इसको एक वर्ड और लिखते हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ ऑर्डर। जब ऑर्डर की बात करते हैं तो एक कम लिखते हैं, n-1, इसको लिखने का तरीका होता है। कर्व एट पी वेयर n इज इक्वल टू, कह रहे हैं कि n कितना आएगा, तो देखिए भाई ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है वो कम से कम दो p और q पॉइंट को रखता है, तो 2 पॉइंट यहाँ से हो गए। ठीक, अब 2 पॉइंट पे दो बारी ये ऑर्डर यानी 2 बारी डिफरेंशिएट होगा, तो ऑर्डर इसका 2 होगा, लेकिन कांटेक्ट कितने पॉइंट को करेगा, 3, n बराबर 3 हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि n पॉइंट कांटेक्ट करते हैं, और जब हम लिखते हैं ऑर्डर, या कहते हैं कांटेक्ट ऑफ ऑर्डर, कितना, एक कम कर देते हैं वहाँ पे। तो जब भी वहाँ पे आपके ऑस्कुलेटिंग प्लेन की बात हो रही, तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन 2 पॉइंट को रखता है, p और q को, है ना। टेंजेंट पे जो 2 पॉइंट, टेंजेंट के अगल बगल 2 पॉइंट होते हैं उसको रखता है वो, तो 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा मतलब ऑर्डर उसका 2 होगा, तो ऑर्डर 2 होगा तो कॉन्टेक्ट एक बढ़ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट भाई, द रेडियस आर ऑफ अ स्फेरिकल कर्वेचर ऑफ अ कर्व इज गिवन बाई, रेडियस रेडियस क्या होगी स्फेरिकल कर्वेचर की, देखिए इसे याद रखिए, सिंपल सा, मतलब ये एकदम बिल्कुल जेन्युइन सा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जामिनेशन में आपके डायरेक्टली पूछ लिया जाए। ठीक है, तो वो आपके सामने यही आंसर है, आर स्क्वायर तो सभी में है। ठीक है, लेकिन ये सिग्मा नहीं होता इसमें, ये तो पहले गलत कर दीजिए। रो स्क्वायर, रो से होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सिग्मा पी सिग्मा होगा, फिर उस पर पी पे डैश, सॉरी पी नहीं, रो पे डैश होगा, उसका स्क्वायर होगा, या फिर देखिए उसका उल्टा भी है, उसका उल्टा भी है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आर रेडियस है, रो भी रेडियस है, तो डिफ्रेंशिएशन भी रेडियस वाले का ही कर सकते हैं, यानी रो का ही कर सकते हैं। तो स्क्वायर में तो सब स्क्वायर में हो जाएंगे, अरे बस समझ, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉर अ गिवन कर्व द नंबर ऑफ इट्स इन्वोल्यूट्स इज, उसमें उसके इन्वोल्यूट्स कितने बनेंगे, ये भी देखिए बड़ी ही सिंपल सी टेक्निक। देखिए कभी भी इन्वोल्यूट्स की बात की जाती है किसी कर्व की, तो वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, तो वो हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक, अच्छा अभी क्या है, इस वीडियो का एक और क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट, ये पूरी वीडियो आपकी जो भी 12-15 मिनट की बन रही है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और आज ही सेम डे में इसी चैप्टर के और भी क्वेश्चंस, लगभग 30 क्वेश्चंस जो अभी मैंने दिखाए आपको, उसे मैं और ऐड करके आपको, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसके एमसीक्यूज थोड़े से और बचे हैं, इसके बाद के चैप्टर तो एक एक वीडियो में निपट जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप वरी मत करिए, एक एक दिन में 2-2 चैप्टर हम निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू सारे बन जाएंगे। देखिए, तो कह रहे हैं कि द कर्व के एट एनी पॉइंट पी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, कह रहे कि किसी कर्व के की बात करें अगर, और एट एनी पॉइंट पी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, ठीक, किसी स्ट्रेट लाइन की बात करें और उस पर कोई एक पॉइंट पी ले लें, तो कर्वेचर, सॉरी कर्वेचर लिखा, मैं कर्व पढ़ रहा था, कर्वेचर क्या होगा, तो कर्वेचर उसका हमेशा से क्या होगा, एक जीरो ही होगा भाई, कर्वेचर जब भी निकालते हैं ना, कप्पा कप्पा में तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा, कांस्टेंट लाइन है तो जीरो हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। तो अगली वीडियो में आपको डेफिनेटली ये चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, तब तक के लिए क्या करना है, DDU का एग्जामिनेशन जो है, लेकिन चलिए इसको ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, जो मैंने ऐड किया है उसी वीडियो में ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटी वीडियो, मज़ा नहीं आएगी फिर आप लोगों को। व्हेन द वैल्यू ऑफ कर्वेचर कप्पा इज़ अनडिफाइंड, कह रहे कि जब ये अनडिफाइंड होगी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इनमें से किसको इट रिप्रेजेंट, अगर कप्पा की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए तो इनमें से ये क्या डिफाइन करेगा, क्या आंसर देगा। ठीक है, देखिए क्या मतलब है इसका, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, अगर कप्पा अनडिफाइंड होगा तो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू 1/कप्पा, ये अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगी जीरो। तो रो इज इक्वल टू जीरो, यानी कौन सा ऐसा मटेरियल है या क्या ऐसी ज्योमेट्री है जिसका रेडियस जीरो होता है, तो आपको पता है ऐसा एक ही चीज़ होता है जिसका रेडियस जीरो होता है, जिसे हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, मज़ेदार। ठीक है, तो अब से देखिएगा।
एग्जामिनेशन में भी आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट टॉर्जन ऑफ अ कर्व, इनमें से कौन सा टॉर्जन नहीं देता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग बी, कह रहे कि ये तो सही है, ये तो डेफिनेशन है। फिर कह रहा है आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग बी, ये भी ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ये कहना चाहता है डी थीटा अपॉन डी बी। क्या डी थीटा अपॉन डी बी होता है? तो देखिए ये तीनों ही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो कह रहे कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो आंसर ऑप्शन फोर्थ हो गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगर बात की जाए कि एक बार डिफ्रेंशिएशन की, तो ये बिना डिफ्रेंशिएशन वाला तो गलत है, डिफ्रेंशिएशन वाला ही सही होता है यहाँ पर। और देखिए दोनों में डिफरेंशिएशन लगा होना चाहिए, देखिए यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ भी नहीं पूरी तरीके से। तो आंसर ऑप्शन तो आपका यही है। आंसर ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। अब उसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एन कैप लगा है, यहाँ पे बिना एन कैप, भैया लगाओ चाहे ना लगाओ, बात मतलब वही है, ठीक है। बात वही है, सब जगह लगा हुआ है, ठीक है, अंडरस्टूड है, वहाँ पे लगा के मिलेगा आपको। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव में समझाया हुआ है, याद रखिएगा। बी बाई नॉर्मल के साथ माइनस आता है टॉर्क के साथ, और कप्पा के साथ पॉजिटिव वैल्यू रहती है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कप्पा आपने पहले सॉल्व किया तो पॉजिटिव होगा और टॉर्क नेगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बीटा, अगर ये लिखा हुआ है एंड बी डैश के लिए, बी डैश और बी नॉर्मल के लिए, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, याद रखिएगा। इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। उसके लिए हिंट हम देखिए यहाँ पे आपको दिखाई है, यहाँ पे हिंट आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप करें डिफ्रेंशिएट इसको, देखिए दिखाता हूँ, अगर आप इसे दोनों को लें तो देखिए बीटा भाई नॉर्मल है, यूनिट नॉर्मल है ना ये, तो इसका मॉड क्या होगा? 1 होगा, और मॉड 1 यानी बीटा डॉट बीटा होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो क्या होगा? डी बी बाई डी एस, है ना, डॉट बी छूट जाएगा, फिर बी को छोड़ देंगे, फिर डी बी बाई डी एस हो जाएगा, है कि नहीं, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी तो 2 बार ही हो जाएगा ना, 2b वेक्टर और डी बी बाई डी एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बताओ जरा, ये बी कैप हो गया और ये बी डैश हो गया, तो बी कैप और बी डैश की वैल्यू 0 आ रही है। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब कॉस थीटा 90 हो, तो यानी थीटा क्या हो जाएगा? 90, इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। नेक्स्ट देखिए, वी आर अवेयर ऑफ द नोटेशंस टी बी, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है पहला वाला, दूसरा वाला बाई नॉर्मल है, तीसरा वाला प्रिंसिपल नॉर्मल, आप इसको पी भी कहते हो, टॉर्क भी जानते हैं, के भी जानते हैं। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन देन द ट्रू रिलेशन इज, इनमें से सही कौन है? डी टी बाई डी एस कप्पा एन, ठीक है भैया, ये तो सही है, ये सर फेरनेट फॉर्मूला है पहला वाला। डी बी के साथ टॉर्क एन होता है नेगेटिव वाला, ये भी सही है। ये नॉर्मल यानी ये एन को आप पी भी लिखते हो, पी के साथ टॉर्क भी माइनस के टी, ये भी सही है, तीनों सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव आर ट्रू, ठीक, सारे सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या है भैया ये, देखिए इस पर कुछ रिलेशंस दे रखे हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा पेयर सही है। काफ़ी मतलब सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, जब सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं तो देखिए, वैसे के क्या होता है? कप्पा होता है फिलहाल टी डैश, टी क्या होता है? टी फिलहाल होता है डी आर बाई डी एस, ठीक। तो डी आर बाई डी एस को, यानी इसको टी डैश बोल दिए, ये टी डैश है, टी डैश का एक सेकेंड, हाँ देखिए ये फिलहाल टी है, ये टी इज इक्वल डी आर बाई डी टी होता है, और टी डैश कर देंगे एक बार डिफ्रेंशिएशन और कर देंगे डी का, तो आर का 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो कप्पा की वैल्यू यही होती है, और आर डबल डैश, यानी ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कप्पा की वैल्यू आर डॉट आर डबल डॉट अपॉन आर डॉट का होल क्यूब, ये भी सही है, ये मैंने पढ़ाई आपको, ये तो गलत है, ठीक है, ये तो गलत है। और ये फोर्थ वाली देखिए, फोर्थ वाले में अगर जैसे डॉट लगा तो टी के रिस्पेक्ट में, डैश लगा तो एस के रिस्पेक्ट में, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि कप्पा की वैल्यू जब डॉट से डैश में बदली जाती है बच्चों, जब ये डॉट से डैश में बदली जाती है तो नीचे की वैल्यू का वैल्यू 1 हो जाती है। तो ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, क्या है भाई? इन केस ऑफ अ सर्कल ये दिया है, द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी, देखिए सर्कल एक प्लेन कर्व होता है, तो प्लेन कर्व क्या होता है? प्लेन कर्व की वैल्यू 0 आती है, तो 0 जहाँ जहाँ लिखी है वो सही है। लेकिन ये कह रहा है कि नॉन जीरो, लेकिन ये भी 0 और ये भी 0 होगा, तभी ये 0 होता है, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है, किस पे? टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है, आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, उसको कर दिया हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, और अपॉन में आर डॉट इंटू आर डबल डॉट का क्रॉस का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये 0 होगा तो ऑटोमेटिक ये 0 हो जाएगा, यानी 0 चाहिए होगा। तो आंसर ऑप्शन इज सेकेंड।
द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ टी डैश एन डैश बी डैश, ठीक है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है? देखिए याद करिए, याद रखिएगा कि आपको इसको लिखने का तरीका ये है कि टी डैश एन डैश बी डैश को लिखना है तो फिर से वापस इसको तोड़ने पे ये तो डैश तो रह नहीं जाएगा, हट जाएगा। अच्छा ठीक, तो टी डैश एन डैश बी डैश को लिख रहे हो तो या तो टी एन बी वाला सही हो सकता है, ये वाला, या तो ये वाला, ये तो दोनों ही गलत होंगे क्योंकि वापस से टी डैश एन डैश बी डैश में तो नहीं बदलेगा। अच्छा फिर इसका याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल जीरो होगा, प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ भी जीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव के, यहाँ पे नेगेटिव के, ये पॉजिटिव, ये तो गलत है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, देखिए यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, इधर भी होगा इधर भी होगा जीरो, क्रॉस पे जीरो होगा, यहाँ पे टॉर्क, यहाँ पे इसका नेगेटिव, नेगेटिव वाला नीचे रहेगा, तो आंसर ऑप्शन आपका कौन सा है? आंसर ऑप्शन सेकंड वाला। ये टी एन भी सही है, ध्यान रखिएगा, डैश वाला गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, वी आर अवेयर ऑफ द सेरेट फेरेट फॉर्मूला, द अनदर फॉर्म ऑफ द सेरेट फेरेट फॉर्मूला का अनदर फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहला जो रिलेशन बताया था टी डैश यानी डी टी बाई डी एस को बताया था, डी टी बाई डी एस हमने क्या बताया था वहाँ पे, कप्पा टी, ठीक, कप्पा सॉरी कप्पा एन, एन था, तो इसका अनदर फॉर्म डब्लू से बन जाता है, डब्लू के साथ डब्लू क्रॉस टी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे टी है तो डब्लू के साथ टी हो जाएगा, यहाँ पे बी है इसका मतलब डब्लू के साथ बी हो जाएगा, और यहाँ पे एन है तो डब्लू के साथ एन हो जाएगा, तो ये सारे के सारे रिलेशन सही है, याद रखिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे फॉर्मूले के 3 नए रूप हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये कह रहा है कि अगर हम एन डैश यानी तीसरा जो हमारा नंबर 2 वाला जो सेरेट फेरेट फॉर्मूला का स्पेशल रूप है डब्लू का इस्तेमाल करके, उसमें डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है? तो डब्लू का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो देखिए वहाँ पे जो आता है फॉर्मूला बताया हुआ मैंने, वो टॉर्क टी प्लस कप्पा बी होता है, वो डब्लू का, ये डब्लू की जगह पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ प्रिंसिपल नॉर्मल ऑन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इंटरसेक्ट देन टॉर्जन मस्ट बी, तो टॉर्जन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ, कोप्लेनर तभी होगा जब टॉर्क की वैल्यू 0 एक प्लेन पे हो, एक प्लेन पे होगा, एक प्लेन पे अगर कुछ 3 पॉइंट है तो मिला करके एक सिंपल कर्व बनाएंगे या प्लेन कर्व बनाएंगे, और प्लेन कर्व के लिए टॉर्क हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा, दिमाग घुमाने का छोटे छोटे क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एनबीटी देखिए हमने बताया क्या होगा, सबसे पहले बी होगा, उसके बाद होगा टी, ब्लूटूथ बी टी, ऐसे याद रखिएगा, एन, तो बी क्रॉस टी इज इक्वल टू एन होगा, टी क्रॉस एन इज इक्वल टू बी होगा, और एन क्रॉस बी इज इक्वल टू टी होगा। तो इसमें कह रहा है कि इसको लिखा भी तो ऐसे जाता है, एन डॉट बी क्रॉस टी, तो अभी हमने आपको बताया बी टी लाइन से लिखा हुआ है, बी क्रॉस टी करोगे तो वो एन कैप आ जाएगा, और बाहर भी एन कैप है, दोनों वेक्टर सेम है, सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यानी क्या आ जाएगा 1, और ये यूनिट है ना तो 1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 1, याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर दो सेम कर दिया जाए बच्चों, दो सेम कर दिया जाए तो हमेशा आंसर 0 आता है, ठीक, हमेशा आंसर 0 आएगा, क्योंकि आप ऐसे समझो ना, ए बी सी एन डॉट एन क्रॉस टी, ठीक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप दोनों दोनों एन को क्रॉस साथ में ला करके टी को बाहर भी कर सकते हो डॉट के साथ, ये 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया, खत्म। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू, इसके इक्विवेलेंट नहीं है, बी के बाद टी आ रहा है, ब्लूटूथ फिर एन आ रहा है, ये तो सही है, ये तो सही रिलेशन है, लाइन से होना चाहिए। कह रहे कि टी के बाद एन आएगा, हाँ चलेगा, क्योंकि ऐसे देख लीजिए ना, बी के बाद टी फिर एन, हाँ सही है, फिर देखिए बी के बाद टी फिर एन, हाँ ये भी सही है, फिर क्या है, बी के बाद टी आना चाहिए, तो गलत हो गया रिलेशन, यहाँ भी वैसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ बच्चों, ये तो सही है, क्यों? जब भी आप उसकी चक्री को गलत गलत तरीके से लेते हो, तो अगर मान लो ऐसे ले लिया, बी क्रॉस एन कर दिया तो टी तो आएगा, ठीक है, लेकिन माइनस के साथ आएगा, तो माइनस एक सीन आ जाता है। आप लोगों ने क्लास 12th की वेक्टर कैलकुलस में क्रॉस प्रोडक्ट को सीखा होगा, जब उसके प्लेस को बिगाड़ते हैं, ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिखते हैं तो वहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, तो बस वही चीज़ है। तो इसमें गलत ऑप्शन सिर्फ क्या था? थर्ड वाला। नेक्स्ट देख क्या लिखा है, अ सिलिंड्रिकल हेलिक्स इज फॉल्स अबाउट, कह रहे कब गलत होता है? अ कर्व ट्रेस्ड आउट ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर ओनली, कह रहे कि सिलेंडर के सरफेस पे कोई भी एक कर्व बना दिया जाता है वो हेलिक्स होता है, क्या ऐसा सही है? नहीं, गलत है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कह रहे कि मेक्स कांस्टेंट एंगल विद अ फिक्स डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन को जनरेटरी बोलते हैं। कह रहे कि अगर हम उसके कहीं पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, क्या यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे भैया, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, ये भी बात गलत है, पूरी तरीके से सही नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ें तो इन दोनों लाइनों को अगर हम जोड़ दें तो ये दोनों लाइनें मिल करके एक हमारी क्या बनाती है, उसकी डेफिनेशन बनाती है। डेफिनेशन ये बनाती है कि अगर कोई सिलेंडर है तो उसके सरफेस पे अगर कोई भी
कर्व बन गया मान लो ऐसे करके, तो उसके अगर हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट निकालें तो उसकी जो जनरेटर तो परपेंडिकुलर होगी, जनरेटर के साथ जो एंगल वो अल्फा बनाती है वो हमेशा अल्फा सेम बनेगा, चाहे यहाँ टेंजेंट लो, चाहे यहाँ टेंजेंट लो, चाहे यहाँ टेंजेंट लो, कहीं भी लो, वो हमेशा जनरेटर के साथ क्या बनाएगी, एंगल अल्फा ही बनाएगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये बात क्या कहना चाहता है, कह रहा है पॉइंट वन एंड इन एडिशन टू पॉइंट टू और टेकन टुगेदर, अगर इन दोनों को तो एक साथ ले लिया जाए तब तो आंसर सही है, तब तो आंसर सही है। ये कह रहा है फॉल्स सही है, तो कह रहा है पॉइंट वन एंड टू बोथ, कह रहा है दोनों ही सही है। क्या दोनों सही है, गलत, दोनों एक साथ जोड़ने पे, टेकन टुगेदर, बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, द रेशियो ऑफ कप्पा एंड टॉर्शन और वाइस वर्सा, मतलब कप्पा और टॉर्शन या फिर टॉर्शन एंड कप्पा, इट बिकम्स अ कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट बन जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इन ज्योमेट्री, क्या बनाया जा सकता है ज्योमेट्री में। तो भैया जब कांस्टेंट हो जाता है तो क्या बनाते हैं, हेलिक्स बनाते हैं। देखिए यहाँ सिलेंडर का हेलिक्स लिखा है, बाकी सब तो हेलिक्स है ही नहीं, ठीक, तो सिर्फ हेलिक्स की बात करें तो हेलिक्स बन जाएगा। फिर क्या करें, कप्पा अपन टॉर्क की वैल्यू इन्फिनिटी है तो हेलिक्स भी लाइक, हेलिक्स कैसा बनेगा समझिए, कप्पा एंड टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों होता है टेन अल्फा आता है, ये टेन अल्फा की वैल्यू कह रहा है इन्फिनिटी, कब आती है 90 डिग्री पे। ये बताओ जब आप टेंजेंट निकाल लो और ये आपने ये किया, आपने कर्व बनाया है और उसकी टेंजेंट क्या आ रही है, टेंजेंट और उसी की जनरेटर, जनरेटर भी उसी डायरेक्शन में है भाई, 90 डिग्री क्या मतलब है। अच्छा सुनो, मतलब ये कह रहा है ये उसकी जनरेटर है क्योंकि जनरेटर के सामने जनरेटर ही होती है, और कह रहा है वो उसके साथ अगर हम टेंजेंट खींचते तो ऐसे एंगल बनता, और एंगल 90 कब होगा, जब ये ऐसे बन जाए, ये 90 होगा। तो आप बताइए क्या बनेगा, ये क्या कहना चाहता है, तो क्या बनना चाहिए, तो हेलिक्स किस तरीके का बनेगा, एक पॉइंट बन जाएगा, नहीं भाई एक पॉइंट थोड़ी बन जाएगा, जरूरी थोड़ी है। तो आप सोचिए जरा, क्या हमेशा 90 डिग्री कब हो सकता है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम बनाना चाहें 90 डिग्री तो जनरेटर ऐसे है, हमेशा 90 डिग्री कब होगा भैया, इसके हर एक ये एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है जिसके साथ उसका जनरेटर 90 बना, देखिए तो एक स्ट्रेट लाइन होगी बस, तो क्या बनेगा भाई, एक हमारा लाइन बन जाएगा, क्या बनेगा, एनी लाइन, ठीक, एनी लाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका इफ कप्पा अपॉन टॉर्क इज वन, कप्पा और टॉर्क की वैल्यू वन है, वही चीज़ हो गई, कप्पा अपॉन टॉर्क की वैल्यू क्या होती है टेन अल्फा, और टेन अल्फा की वैल्यू वन कब आती है, अल्फा जब 45 डिग्री होता है, सो आंसर इज 45, वही पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, कह रहे थे सिलेंड्रिकल हेलिक्स, सिलेंड्रिकल हेलिक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिए अभी बताया सिलेंडर का जो अपना बेस होता है या सिलेंड्रिकल हेलिक्स है, या यहाँ पे एक और वर्ड लिखना चाहिए सर्कुलर सिलेंड्रिकल हेलिक्स या सर्कुलर सिलेंडर, या आप कह सकते हो राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल हेलिक्स भी बोल सकते हो। तो उसका बेस सर्कुलर होता है, तो आपको पता होना चाहिए सर्कल जब होता है तो उसका पहला पहला पोजीशन क्या होता है, कॉस थीटा, दूसरा होता है साइन थीटा, और अभी थोड़ी देर पहले बताया ए थीटा कॉट अल्फा, याद है ना आपको, है ना, ये बताया था मैंने। तो ये आपका आंसर ऑप्शन है। अभी इसमें मे बी इस चैप्टर का एक आध पॉइंट रह गया है जिसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज होंगे इस चैप्टर के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड करूँगा, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स पे ये आप बता सकते हैं कि दैट एमसीक्यू कोर्स स्पेशली यहाँ पे चल रहा है, एंड दे कैन बाई इट एट द रेट ऑफ 299, ठीक है, उसमें उन्हें ऐड कर दिया जाएगा। और अभी किसी बच्चे ने अभी उसको फिर से एक प्रॉपर वे में एडजस्ट करके रिप्रेजेंट करने को बोला है, सो मैं ज़रूर करूँगा आपके लिए, ठीक है, कोशिश रहेगी कि मैं इधर ही कर दूँ, लेकिन अब इधर अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, तो उससे मैं कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग जितना हो सके वीडियो को भेजिए दोस्तों तक, ठीक है। आप जो एमसीक्यू का यूट्यूब पर वीडियो पड़ेगा उसे आप ज़रूर भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ के साथ, ढेर सारे एमसीक्यूज़ के साथ, आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।